सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। वो टॉपिक है क्रोमोसोमल एबरेशंस। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहला पॉइंट ये है कि हम अपने चैनल पर एचटेट की बायो जो है उससे रिलेटेड टॉपिक हम कवर करते हैं। तो बायो में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर साल पूछे जाते हैं उन पर आपको वीडियोज़ जो है मिल जाएगी। कुछ वीडियोज़ हम कवर कर चुके हैं, कुछ आने वाले समय में जो हम कवर करेंगे, तो आप जो है उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। दूसरी बात ये कि इस चैनल पर पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ, जिनमें से एक वीडियो आपको मिल जाएगी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर कि आपको एचटेट को लेके आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उस पर एक वीडियो जो है पहले मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ। दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी कि आपकी क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, वो बुक्स जो कि आपको शॉर्ट हेल्प करेंगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बाकी और बुक्स के कंपेरिजन में। तीसरी वीडियो आपको मिल जाएगी कि आपके पास क्या इस एग्जाम को बेसिकली एचटेट का क्या पैटर्न होता है, एचटेट में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं है, उस पर भी एक वीडियो हम डाल चुके हैं। तो आप ये तीनों वीडियो जो है चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो में पिन कर दूंगी। तो अब सवाल उठता है कि यही टॉपिक क्यों, कि आज हम यही टॉपिक जो है क्यों कवर कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करते हैं, आप समझ सकते हैं किसी भी एग्जाम को का पैटर्न समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एचटेट भी कुछ अलग नहीं है। एचटेट को भी अगर आपको समझना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने ही पड़ेंगे, तभी आपको एक काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने के बाद ये समझ में आया है कि बायो के कुछ टॉपिक्स है जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे टॉपिक क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो आप, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है। तो अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो एग्जाम को भी क्लियर करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो उन्हीं में से एक टॉपिक जो है वो ये है क्रोमोसोमल एबरेशन। इससे हर साल क्वेश्चन पूछे गए अब तक, जितना पेपर मैंने एनालाइज किया है, लेकिन उस सेम तरीके से नहीं पर घुमा फिरा के पर क्वेश्चंस जो है जरूर रिपीट हुए हैं। तो इसलिए ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए इस जो हम आज एक वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास टर्म क्या है, क्रोमोसोमल एबरेशन। इसको हम वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। पहले हम जाते हैं एबरेशन। एबरेशन क्या होता है? एबरेशन होता है चेंज, यानी कि यूजुअल फॉर्म से कुछ अलग हटके हो जाना, वो क्या कहलाता है? आपको एबरेशन कहलाता है। तो मान ली पहले ओरिजिनल फॉर्म कुछ और था पर अब उसमें कुछ चेंज आ गया है तो वो एबरेशन कहलाएगा। इस दूसरा ये है क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल वर्ड कहाँ से आया है? क्रोमोसोम से। अब क्योंकि ये चेंज जो है क्रोमोसोम के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। अब अगर क्रोमोसोम में अगर कुछ चेंज होता है उस टर्म को बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। अब क्वेश्चन होता है कितने टाइप्स के ये होते हैं। क्रोमोसोम एबरेशन जो है दो टाइप के होते हैं। अगर आप नॉर्मली सोचो तो क्रोमोसोम में क्या चेंज हो सकता है? क्रोमोसोम के या तो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी, क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड है उसका साइज इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया, या फिर कुछ चीजें हैं वो डिलीट हो गई, तो या तो स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाता है। या फिर दूसरा चेंज क्या होता है? दूसरा चेंज आपका हो सकता है कि नंबर में चेंज आ जाएगी, क्रोमोसोम बढ़ गए या फिर क्रोमोसोम घट गए। तो टू टाइप्स के चेंज जो कि क्रोमोसोम के अंदर होते हैं वो कौन से हैं? पहला चेंज होगा स्ट्रक्चरल चेंज और दूसरा चेंज कौन सा होगा? न्यूमेरिकल चेंज। तो आज हम इसको कवर करेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, तो इसको आज हम कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन को। आज हमारी वीडियो होगी न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन पे। अब अगर हम न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन की हम बात करें तो नंबर में क्या चेंज होता है? नंबर में दो ही चीज हो सकती है, या तो बढ़ जाए या फिर घट जाए। तो न्यूमेरिकल, अगर आपको बोले न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन, तो इसमें दो ही चेंज होंगे कि या तो क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज हो गए या फिर क्रोमोसोम के नंबर डिक्रीज हो गए। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन को। इसमें मैंने आपको मेंशन किया कि न्यूमेरिकल में दो चीजें हो सकती हैं, या तो नंबर इंक्रीज हो जाए या फिर नंबर क्रोमोसोम के डिक्रीज हो जाए। तो इन्हीं चेंज को हम बोलेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशंस। अब दो चीजें, यहाँ पे भी दो चीजें होंगी नंबर में, कि नंबर में मान लो कि मैं आपको बोलूं कि 2n इज इक्वल टू 18 एंड 2n इज इक्वल टू 22। और अब मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए कि इसमें क्रोमोसोम के अंदर नंबर जो चीजें हैं घटी है या फिर बढ़ी है, मतलब नंबर जो है इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है।
तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको उसकी ओरिजिनल वैल्यू पता नहीं होगी कि नॉर्मली उस ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम हैं, जब तक आपको ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता होगी तो आप कैसे बता पाएंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। लेकिन अगर मैं आपको मेंशन कर दूं कि ओरिजिनल नंबर या नॉर्मल नंबर जो है उसमें 20 होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म है जो कि ये है मेज का केस, तो मेज में अगर मैं आपको डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बता दूं कि 20 होता है, फिर मैं आपसे पूछूंगी आप बताइए कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आप आराम से बता पाएंगे कि अगर ये मेरा बेस वैल्यू है, ये मेरा ओरिजिनल है या फिर ये मेरा बेस है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इसके कंपैरिजन में डिक्रीज हो रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट समझ में आया? इंपॉर्टेंट ये समझ में आया कि आपको ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम घटे हैं या फिर बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं आगे। सो नॉर्मली ऑर्गेनिज्म के कैसा होता है? नॉर्मली ऑर्गेनिज्म होता है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी कि डिप्लॉयड कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसके अंदर? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है? वो होता है हैप्लॉइड। इसको हम प्रेजेंट करते हैं एन से। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉइड है। नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। अब हम आम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में हम लिखते हैं 2n = 46। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे? 2n = 46, या इसको हम लिख सकते हैं 23 पेयर्स। ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? टोटल 23 पेयर्स, या फिर नंबर में बात करें तो कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है टोटल। तो इससे क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया कि आपके जो क्रोमोसोम है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्रोमोसोम को ड्रॉ कैसे करते हैं? क्रोमोसोम को ड्रॉ करते हैं, ये अगर आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, तो ये एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम है। पर सीस डिप्लॉयड के अंदर क्रोमोसोम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक क्रोमोसोम को कैसे क्या बोलता है? एक्स शेप की बॉडी प्रेजेंट होती है, तो ये एक एक्स शेप बन गया, तो ये एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, पर ये पेयर में प्रेजेंट होता है। तो टोटल फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। यानी कि आपका अगर मैं बोलूं क्रोमोसोम नंबर 1 वो कितने सेट में प्रेजेंट है? 2 सेट में। तो एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, तो ये आपका हो गया क्रोमोसोम 1। ऐसे ही क्रोमोसोम 2 का बनाएंगे, तो ये आपका एक क्रोमोसोम, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम। ये कौन सा क्रोमोसोम हो गया आपका? क्रोमोसोम नंबर 2। तो इसी तरीके से आपको 23 पेयर्स बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, 4th, 5th, 6th ऐसे जो है चलते जाएंगे, पेयर्स बनते जाएंगे। तो अगर मान लीजिए मैं सिंपल आपको मेंशन करूं, अगर मैं आपको बोलूं 2n = 6, ठीक है, तो 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है कि उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 6 क्रोमोसोम है, पर कितने पेयर में प्रेजेंट होंगे? 3 पेयर्स में। तो हम बनाएंगे कैसे वो देखिएगा। तो क्योंकि 3 पेयर है और एक पेयर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2। तो ये आपका फर्स्ट पेयर, ठीक है, ये आपका सेकंड पेयर, और ये आपका थर्ड पेयर। तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर, और इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। समझ में आई? बात ये है कि टोटल पेयर 3 होंगे, पर हमें पता है कि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो कितना हो जाएंगे टोटल? 3 × 2 6। तो एक क्रोमोसोम को हम ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम कितने हैं? एक ये है, एक ये है, 2 3 4 5 6। पर पेयर कितने हो गए? फर्स्ट क्रोमोसोम के अंदर 2 है, सेकंड के अंदर 2 है, और थर्ड के अंदर 2 है। ठीक है, तो ये बात अब क्लियर हो गई है। तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास आता है एक वर्ड जो कि है जीनोम। जीनोम से आप क्या समझते हैं? जीनोम सबने सुना होगा। जीनोम से हम, अगर आप एक बेसिक डेफिनेशन सबको याद होती है, बायो वाले स्टूडेंट्स को, ये होती है टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो होती है जीनोम की एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। टोटल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना टोटल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वो उसका जीनोम कहलाता है। पर क्या ये स्टेटमेंट पूरी है या इसमें अभी भी कुछ कमी है? तो ये स्टेटमेंट अभी भी अधूरी है। क्यों? तो अगर
ऐसा है टोटल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, तो इस हिसाब से हमारे पास कितना जीनोम कितना होना चाहिए 2n=46, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होता है। तो हमारा जीनोम कैसा होना चाहिए, डिप्लॉइड होना चाहिए, पर नहीं, हमारा जीनोम कैसा होता है, हमारा जीनोम होता है हैप्लॉइड। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये जो स्टेटमेंट जो है अधूरी है। क्यों? तो जीनोम फिर रियल डेफिनेशन क्या होगी, रियल डेफिनेशन ये होगी टोटल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि जेनेटिक मटेरियल का वो पार्ट, टोटल जेनेटिक मटेरियल तो आ गया, पर उसमें से वो पार्ट जो कि आप ट्रांसफर कर सकते हो नेक्स्ट जनरेशन में, वो क्या कहलाता है, उसका जीनोम कहलाता है। तो ट्रांसफर हम कैसे किस फॉर्म में करते हैं, हैप्लॉइड फॉर्म में करते हैं, उसका आधा करके हाफ जो है मदर से आता है, हाफ जो है फादर से आता है। तो इसलिए हमारा जीनोम कैसा हो जाता है, हमारा जीनोम होगा हैप्लॉइड ना कि डिप्लॉइड। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ 2n=46, ये नॉर्मली एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ये डिप्लॉइड होता है। तो अब गैमेट्स में कैसे होगा, गैमेट्स में n=23 ये आएंगे फीमेल से, और n=23 ये आएंगे कहाँ से, मेल से। और फिर जब ये दोनों इनका फ्यूजन होगा तो क्या फिर से क्या बन जाएगा 2n=46, जो कि आपका नॉर्मली जाइगोट होता है, और फिर इंडिविजुअल बन जाता है। तो आपको समझ आया कि जीनोम क्या होता है, टोटल जेनेटिक मटेरियल तो होता है, पर जेनेटिक मटेरियल का वो पार्ट जो कि आप ट्रांसफर कर सकते हो, और ट्रांसफर करने वाला पार्ट हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन क्या समझ में आया कि जीनोम कैसा होता है, जीनोम होता है हैप्लॉइड ना कि डिप्लॉइड। तो इसमें 50% जीनोम आपका आता है पेरेंट्स से, फीमेल पेरेंट्स से, 50% आपका आता है मेल पेरेंट्स से, तब जाके जो जाइगोट है, इंडिविजुअल है, फीटस जो है, उसमें वो फाइनली कैसा हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है। तो अगर मैं आपको मेज का बोलूँ, जैसे मेज है, मेज का हमें पता है कि 2n=20 होता है, और अब मैं आपसे पूछूं कि इसका जीनोम बताओ, तो उसका जीनोम कैसा हो जाएगा, मैंने क्या होता है, जीनोम क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड यानी कि उसका आधा। तो मेज का जीनोम क्या होगा, जीनोम हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। तो टोटल डिप्लॉइड फॉर्म में मेज होता है जिसके पास 20 क्रोमोसोम होते हैं, और जीनोम उसके पास कितना ट्रांसफर करता है नेक्स्ट जनरेशन में, एक पेरेंट ट्रांसफर कर पाता है, तो जीनोम हो जाएगा उसका 10। तो नॉर्मली ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एब्रेशन समझ रहा है, एब्रेशन में क्या होगा कि या तो क्रोमोसोम क्या हो जाए, बढ़ जाए, या क्रोमोसोम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो बढ़ना या घटना क्रोमोसोमल एब्रेशन कहलाता है। अब क्रोमोसोम बढ़े या घट सकते हैं, दो तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो वो बढ़े 1/1 करके, ठीक है, या फिर वो बढ़े सेट के फॉर्म में, सेट इंक्रीज हो गया। तो जो क्रोमोसोम 1/1 करके बढ़ते हैं, वहां पर एक सेट था, एक सेट में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसका अगर एक सेट जो है बढ़ गया, या फिर एक सेट जो है एक सेट में से एक क्रोमोसोम बढ़ गया, या फिर एक क्रोमोसोम जो है घट गया, तो वो क्या कहलाएगा, वो कंडीशन कहलाएगी आपकी एन्यूप्लॉइडी। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी। पर अगर क्रोमोसोम सेट वाइज बढ़ेगी, पूरा फर्स्ट क्रोमोसोम था उसकी एक और पूरी कॉपी हो गई, ठीक है, जब फर्स्ट क्रोमोसोम था या सेकंड क्रोमोसोम का सेट था, सेट में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो उनकी कॉपी हो गई। तो अगर कॉपी बढ़ रही है, पूरा सेट बढ़ रहा है, तो आपको क्या कहलाता है, यूप्लॉइडी कहलाता है। तो क्रोमोसोम में चेंज जो है या तो इंक्रीज आके हो सकता है, या फिर डिक्रीज होके हो सकता है। इंक्रीज डिक्रीज भी कैसे कि अगर 1/1 करके बढ़े कि एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है या फिर एक क्रोमोसोम घट रहा है, तो वो कंडीशन कहलाएगा आपकी एन्यूप्लॉइडी। और अगर आपको पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगा, वो यूप्लॉइडी। इसको हम समझते हैं एन्यूप्लॉइडी को। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला 2n=4, 4 का मतलब क्या, कितने पेयर्स, 2 पेयर, 2 पेयर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट पेयर, कि एक सेट के अंदर 2 क्रोमोसोम होता है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है। दूसरा पेयर ये आपका सेकंड सेट, तो ये फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, अब पहले इसको समझने से पहले कुछ बातें समझा देती हूँ कि ये आपका फर्स्ट क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमोसोम है, ये आपका एक क्रोमोसोम, ये आपका सेकंड क्रोमोसोम, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये जो पूरे फर्स्ट सेट है, इस सेट के जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी वही इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होगी। तो ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है। पर इस सेट का कोई भी एक क्रोमोसोम है, इस सेट के साथ कंपेयर करूंगा, मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया,
तो इसमें अलग इन्फॉर्मेशन है, इसमें अलग इन्फॉर्मेशन है, तो इन क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे क्या समझ में आया कि अगर एक ही सेट के दो क्रोमोसोम को लें तो वो कैसे होते हैं आपस में होमोलोगस, यानी कि उनके अंदर सेम टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। और अगर दो सेट के क्रोमोसोम को हम कंपेयर करें तो क्रोमोसोम कैसे होते हैं, नॉन होमोलोगस, यानी कि उनके अंदर जो है अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, इसलिए इनका नाम भी अलग अलग दिया गया है, फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेट ही है। फर्स्ट सेट में दो क्रोमोसोम होते हैं, पर एक क्रोमोसोम के अंदर ये एक क्रोमोसोम है, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, सेट आपका एक ही है, पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये जो होती है इंडिविजुअल, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है। मान लीजिए ये है ऐसे, इनको मिला देंगे तो हमारा ये क्रोमोसोम बन जाएगा। तो एक क्रोमोसोम की ये जो लेंथ होती है, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। तो अगर ये, क्योंकि एक सेट की जो फर्स्ट क्रोमोसोम है, इसी की दोनों है, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, इनको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। पर एक ही सेट के अंदर इस वाले क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम था, दूसरा क्रोमोसोम था, इसकी एक क्रोमेटिड को इसके एक क्रोमेटिड के साथ कंपेयर करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो अगर एक ही सेट है, एक सेट के दोनों क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं आपस में, होमोलोगस होते हैं। दूसरे सेट के साथ कंपेयर करेंगे तो नॉन होमोलोगस हो जाएंगे। लेकिन जो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, इस इंडिविजुअल क्रोमोसोम की इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। तो ये आपस में क्या कहलाएंगी, एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड्स कैसे हो जाएंगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और अगर इसी क्रोमेटिड को मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। वो है एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों केस में क्रोमोसोम कैसे रहेंगे, क्रोमोसोम होमोलोगस ही रहेंगे। पर अगर एक की ही बात करेंगे तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएगी, और दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो होमोलोगस में दो केस हो गए, या तो सिस्टर क्रोमेटिड्स या फिर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया हुआ होगा। अब बढ़ते हैं एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी, जो कि मेन टॉपिक है, उसको हम कवर करते हैं।